तो विरासत को संभालते हुए आप कांग्रेस के प्रति अपना दिलचस्पी रखे हैं कि वास्तविक में आपको जो कांग्रेस की विचारधारा है आपको भाया है? नहीं, कांग्रेस एक विचारधारा पार्टी है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। उसमें से कोरबा था, कांकेर था और राजनांदगांव। ऐसा क्या हुआ कि अंतर तो कम हुआ लेकिन आपके हाथ में हार ही मिली? मैं अपने आप में अगर कहना चाहूँगा कांकेर लोकसभा के बारे में, पहली बात तो मुझे टिकट 1.25 महीना के आसपास लेट मिला। आपको क्या लगता है कि किन किन क्षेत्रों में काम करने की भी वर्तमान में ज़रूरत है? कांकेर लोकसभा की अगर मैं 2-3 विधानसभा के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अब छत्तीसगढ़ में कानून का राज होगा और जहाँ जहाँ कानून की स्थिति बिगड़ी हुई है उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। गलत कहना है। आपको मैं बता दूं, आप देख लीजिए कांग्रेस की जब राष्ट्र शासन था उस समय, आप पूरे 5 साल में बता रहा हूँ, एक आध ऐसे घटना बता दें। ब्रिजेश ठाकुर जी अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? मेरी राजनीति भविष्य जीत हार लगा रहता है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष के बारे में और कुछ ऐसे सवाल जिसका सीधा सरोकार है आपसे। आज हमारे साथ मेहमान हैं, वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, खास तौर पे बस्तर संभाग में। हम बात कर रहे हैं ब्रिजेश ठाकुर जी के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। राजनीतिक चर्चा में आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि कौन है ब्रिजेश ठाकुर जी, कैसे राजनीति में आए, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक रही, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अपने राजनीतिक जीवन कहना चाहिए कि मैं स्टूडेंट लाइफ से ही चालू किया था। जब मैं कॉलेज में था तो सन 1989 में मैं संयुक्त PMT छात्रावास का अध्यक्ष रहा। उस समय से मैं कंटिन्यू छात्र जीवन की राजनीति किया। उसके बाद मैं 2004-05 में मैंने यहाँ जनपद पंचायत का चुनाव लड़ा मेंबर के लिए, उसमें मैं मेंबर बना। उसके बाद मैं 2005 और 10 के बीच मैं पुनः मेंबर बना और मेरे टीम में 14 सदस्यीय मेंबर थे। भानुप्रतापपुर जनपद पंचायत का नहीं भानुप्रतापपुर आता था, हमारा जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर आता है, उसमें लोग 14 मेंबर आते हैं। मैं पुनः दोबारा मैं जनपद सदस्य मेंबर बना। उसके बाद मुझे अध्यक्ष चुना गया, तो मैं 2005 से 2010 तक मैं जनपद पंचायत का अध्यक्ष रहा। फिर मुझे 2010 से 15 तक मेरा पूरा गैप रहा, फिर मैं पुनः मेंबर चुना गया। फिर उस समय पुनः मुझे अध्यक्ष बनने का मुझे मौका मिला। उसके बाद मैं 2015 से फिर उसमें मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। कच्चे हमारा क्षेत्र आता है, कच्चे क्षेत्र से मैं क्रमांक 7 से मैं चुनाव लड़ा। उसमें मैं पूरे बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा मत से बस्तर जिला पंचायत में अगर जीतने वाला प्रत्याशी हूँ तो मैं ब्रिजेश ठाकुर ही हूँ। यहाँ जीतने के बाद मैं जिला पंचायत में मैं सभापति बना। सभापति बनने के बाद मेरा संघर्ष जारी रहा तथा मुझे कांग्रेस कमेटी ने मुझे दायित्व दिया। मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी था, कंटिन्यू सदस्य, 2016 से कंटिन्यू सदस्य। उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला फिर 2019 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनने का, तो अभी तक मैं कंटिन्यू उपाध्यक्ष हूँ। उसके बाद मुझे ऐसा देश का जो सबसे बड़ा चुनाव होता है लोकसभा का, तो 2019 में मुझे सबसे पहले लोकसभा कांकेर लोकसभा का चुनाव का टिकट मिला कांग्रेस आई से। उस समय मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन मजहब मैं मात्र 5000 के बीच मैंने चुनाव हारा। लेकिन मैं सतत संपर्क में रहा, पूरे 8 विधानसभा में सतत संपर्क में रहा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे पार्टी की गतिविधियाँ क्यों ना हो, हर कार्यक्रम में मैं 8 विधानसभा में सतत संपर्क में रहा, जिसका परिणाम स्वरूप मुझे 2024 में पुनः प्रत्याशी घोषित किया कांकेर लोकसभा क्षेत्र से। जब मुझे घोषित किया गया तो मैं मजहब 1884 मत से मैं पीछे रहा। अगर आज अभी 1884 मत से पीछे नहीं रहता तो आज आपके बीच में सांसद के रूप में रहता।
लेकिन ये राजनीति है। जनता ने जो स्वीकार किया उसको मुझे स्वीकार करना ही है, जो जनादेश है दिए उसको मैं स्वीकार करूँगा। लेकिन उसके बाद भी अभी मैं वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ, और साथ ही साथ मैं भी जब मेरा परिणाम आने के बाद भी मैंने सतत संपर्क में लगा हुआ हूँ। इसके साथ साथ आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब 2024 में जब चुनाव परिणाम आया उस समय मैंने तुरंत तत्कालीन कलेक्टर साहब को मैंने एक आवेदन किया कि रिकाउंटिंग होना चाहिए डाक मतपत्र का, क्योंकि डाक मतपत्र में 1333 वोट रिजेक्ट हुए थे और 51 वोट जो नोटा में था। ये संख्या के दायरा है। लेकिन उन्होंने मेरा आवेदन को लिया, लेकिन आवेदन को लेने के बाद उन्होंने रिकाउंटिंग नहीं करवाया। सेम समय सेम टाइम में प्रदेश जो इलेक्शन कमेटी है वहाँ भी हमारे प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के लोग ने एक आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं हुआ। केवल यहाँ के जो तत्कालीन कलेक्टर थे अभिजीत सिंह साहब ने केवल ऐसा आंसर दिए कि आप ऑलरेडी इतने से चुनाव हार रहे हैं, अगर हम आपका गिनती भी करते हैं तो आप इतने से चुनाव हारेंगे। तो मैंने उनका जवाब दिया, सर मुझे हार और जीत का मतलब नहीं है। ऑफिशियल बयान था। यस, लिखित में बयान है, लिखित में बयान है। और उसके बाद आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया था कि अगर जिस कैंडिडेट को जो नंबर 2 नंबर 3 में है, अगर उनको शक है किसमें ईवीएम मशीन पर, वो जांच करवा सकते हैं। तो मैंने 4 ईवीएम मशीन का जांच करवाने का आवेदन भी किया है, लेकिन मैं न्यायालय के शरण गया हूँ। न्यायालय के शरण इसलिए गया हूँ कि अगर कुछ होता है तो न्यायालय मेरा साथ रहेगा। इस कारण मैं न्यायालय की प्रतीक्षा में हूँ। न्यायालय जिस दिन समय दे उस दिन वो 4 जो ईवीएम मशीन है उस मशीन का जांच होगा। राजनीति आपको विरासत में मिली है। इससे पहले आपके पिताजी भी 72 से 77 के बीच में विधायक रह चुके हैं। तो आपका राजनीति में आना संयोग था कि इच्छा थी कि विरासत को आपको आगे बढ़ाना था? मैं आपको बात बताने जो मुझे खुशी हो रही है, खुशी इस बात का कि जिस माता पिता के गोद से मैंने जन्म लिया है वो मेरी माता जी एचएम थी, पिताजी भी एचएम थे, और हम लोग 5 भाई 1 बहन के हमारे सब परिवार था। और 5 भाई में 5 भाई मेरे छोड़ 4 भाई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। इवन सिस्टर भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल हैं भानुकतापुरी वर्तमान में। और मैं सबसे बड़ा भाई का कहूँ श्री BBS ठाकुर MP से रिटायर IPS अधिकारी हैं। उसके बाद है राकेश ठाकुर, वो भिलाई स्टील प्लांट में अधिकारी रहे, वो रिटायरमेंट है। उसके बाद मैं स्वयं, जो सभी भाइयों ने कहा कि सभी नौकरी करेंगे तो घर कर्म देखेगा, और हमारे पिताजी का जो वर्षत है उनको कौन संभालेगा, क्योंकि पिताजी 1972 से 1977 तक विधायक थे। और उसके बाद जस्ट मेरा छोटा भाई प्रफुल्ल ठाकुर वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आपको मालूम होगा कि तीनों CM साहब के सुरक्षा अधिकारी थे, अभी वर्तमान में 4वीं बटालियन में कमांडेंट हैं। और सबसे छोटा वाला भाई है जो विजय ठाकुर, जो अभी खरसिया जिला के बिलाईगढ़ में SDOP है। ये हमारा परिवार है। ये जो राजनीति का जो है ना, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर 1952 में यहाँ विधायक थे, तो हमारा विरासत चला आ रहा है, उसी का परिणाम मुझ पर है। तो विरासत को संभालते हुए आप कांग्रेस के प्रति अपना दिलचस्पी रखे हैं कि वास्तविक में आपको जो कांग्रेस की विचारधारा है आपको भाया है? नहीं, कांग्रेस एक विचारधारा पार्टी है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस आज तक जो कहा है वो की है। उस विचारधारा से मैं जुड़ा हूँ, और निश्चित ही कांग्रेस पार्टी एक निष्ठावान पार्टी है, जिसके कारण मुझे और मेरे परिवार के, चाहे मेरे ग्रैंडफादर की बात कहूँ, चाहे मैं पिताजी की बात कहूँ, ये सब कांग्रेस से ही जुड़े हुए। तो निश्चित ही उनका बेटा तो कांग्रेस के वक्त रहेगा। सफलता असफलता लगी रहती है, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें। आपको सफलता उतना नहीं मिल पाई अगर बड़े चुनाव की बात करें। तो जब आप अपने आप को देखते हैं जहाँ भी वर्तमान में हैं, संतुष्ट मानते अपने आप को राजनीति में रहते हुए मैं जनता की सेवा करने के लिए जितना भी मुझे दायित्व दिया गया उसमें खरा उतर पाया?
निश्चित ही मैं एक बात कहूँगा, ये राजनीति है, चुनाव है, जीत हार लगा रहता है। आज मुझे जनता ने आश्वस्त किया, लेकिन आज भी मेरे पीछे 6 लाख जनता खड़ी है। मुझे 6 लाख मत पड़े हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, मेरे पीछे 6 लाख जनता है। उस 6 लाख जनता का विश्वास मैं कैसे टूटने दूंगा। तो मेरे से जितना हो सकता है आज भी उन जनता के लिए मैं कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हूँ, और मुझसे जितना हो सके उनका काम निभा रहा हूँ। आप पेशे से कृषक भी हैं? हाँ, पेशे में कृषक भी हूँ। अभी भी आपकी रुचि है, समय मिलता है तो आप जाते? नहीं, ज़रूर। आपको मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है, जब भी मैं अगर गांव में रहूं, अगर मैं सुबह उठता हूं, सुबह उठने के बाद अपना जो दिनचर्या है, वो दिनचर्या करने के बाद मैं सीधा खेत जाता हूं। खेत का एक राउंड करने के बाद ही मैं वहीं से अपना स्नान ध्यान करके घर आता हूं। घर में फिर चाय नाश्ता करके फिर अन्यथा जहाँ कार्यक्रम रहता है वहाँ मैं जाता हूँ। जी, अब एक पारिवारिक जो पृष्ठभूमि रहती है सर, जैसे कि आप बोले कि आप ही एक घर का बेटा हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है घर की विरासत को संभालना पूर्वजों का। तो जब बात करते हैं कि सपोर्ट की, साथ की, तो आपके परिवार में जब आप राजनीति में हैं और परिवार की बात करें तो परिवार से आपको सपोर्ट मिलता है कि आप राजनीति में जाइए? क्यों नहीं, मुझे खुशी है इस बात का। मुझे तो गर्व है मेरे 5 भाइयों की और मेरी एक बहन की, और मेरी मिसेस और मेरे बच्चों लोग की, और मेरे जितने चाचा हैं और चाचा के जो परिवार के जितने सदस्य हैं, उनको मैं तो अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि आप इस लाइन में कैसे हैं। उन्होंने हमेशा मुझे ढांसा दिया है कि आपको जो मौका मिला है आप उस लाइन में बिल्कुल चलते रहिए, हम आपके साथ हैं, हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे। उसका परिणाम जो मैं बोल रहा हूँ ना अभी 2024 के चुनाव, कि वो मैं क्या बहू कहूँ, क्या बेटा कहूँ, क्या माता चाची को कहूँ, इन लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर प्रचार किए हैं, ये मुझे खुशी की बात है। जी, राजनीति का दूसरा अर्थ होता है पावर और पैसा। क्या आपको दोनों चीज़ अपने पास रखना था, इसलिए आप राजनीति में आए कि जनता की सेवा की एक जो भावना रहती है उसको लेके आए हैं? सोच सबकी अलग अलग है, मेरा सोच कुछ और है और का सोच कर है। राजनीति में आना केवल पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं, मेरा तो उद्देश्य है कि राजनीति में आकर मेरी जो कांकेर लोकसभा क्षेत्र की जनता है, मुझे इसलिए मालूम है कि मैं ज़मीनी स्तर का राजनीति का शुरुआत किया हूँ। मुझे गांव की जो मूलभूत समस्या है उस समस्या को मैं बहुत बारीकी से जाना है, समझा है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पहले अपनी जनता की जो सुख दुख की सुविधाएँ हैं उस सुविधा को मैं पहले प्राथमिकता देना चाहूँगा। जी, 2019 के चुनाव की बात करें तो जो जीत का हार का अंतर था वो 6000 के आसपास था, और जब 2019 चुनाव की बात करते हैं तो जो आपके हार का अंतर था वो लगभग 6000 आसपास था। और जब एक बार फिर आपके ऊपर विश्वास जताया पार्टी ने, तो जो 2024 में चुनाव में आप उतरे यहाँ छत्तीसगढ़ में कांकेर विधानसभा क्षेत्र से, तो जो हार का अंतर था वो 1800 था। तो जो 5000 का गैप हुआ है, ये लगातार आप जनता के बीच गए हैं, लोगों से मुलाकात करते रहे हैं, ये इसका असर था कि जो भोजराज नाग जो आपके अपोजिट में थे, कहीं ना कहीं उसको उसके प्रति जो लोगों के मन में था कि ये हिंदुत्ववादी चेहरा है, तो ये कारण था कि आपके जो हार का कारण वो कम हुआ था, या फिर जो ऐसा एक मोमेंटम बनाया है कांकेर विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में कि अब इस बार प्रत्याशी बदलना है, जैसे आप आरोप लगाए कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है ईवीएम में, चाहे काउंटिंग की बात करें, क्या लगता है आपको? मैं तो कहना चाहूँगा कि भोजराज मेरे साथ चुनाव नहीं लड़ा है। अगर चुनाव लड़ा है तो मेरे साथ नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ा है। ये भोजराज से मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ, मैं तो नरेंद्र मोदी से चुनाव लड़ा हूँ। और नरेंद्र मोदी से चुनाव लड़ने के साथ साथ मैंने आपको कहा ना कि 2019 के चुनाव परिणाम बाद मैं चौथे दिन से मैं पूरे 8 विधान में संपर्क में रहा, जिसका परिणाम मुझे 6 लाख जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। जी, तो 19 और 24 दोनों में जब बात करते हैं फैक्टर की, तो जो 19 में था वो कहीं ना कहीं बीजेपी लहर था, लेकिन जब 24 की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं 3 लोकसभा क्षेत्र इस बार कांग्रेस जीत करा रही है। उसमें से कोरबा था, कांकेर था और राजनांदगांव। ऐसा क्या हुआ कि अंतर तो कम हुआ लेकिन आपके हाथ में हार ही मिली? मैं अपने आप में अगर कहना चाहूँगा कांकेर लोकसभा के बारे में, पहली बात तो मुझे टिकट 1.25 महीना के आसपास लेट मिला। एक कारण ये है जिसके वजह से मुझे 8 विधानसभा में जो मुझे समय देना चाहिए था टिकट मिलने के बाद, वो मैं समय चाह कर भी मैं दे नहीं पाया। ये मेरा पहला कारण है। दूसरा कारण कहूँ
तो कहीं ना कहीं मेरी से भी कहीं गलतियाँ होंगी, या कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं किसी मन मुटाव या आपसी एक ही चाहे कारण कहीं जा नहीं पाए या कहीं कुछ कर नहीं पाए। मैं इसमें किसी को दोषारोपण नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो इसलिए ये कहूँगा कि अगर काश वही टिकट मुझे पहले ही चरण में मिल जाता तो आज परिणाम कुछ और रहता। जी, हार के पीछे का ये कारण ये भी निकल कर सामने आ रही है। समीक्षा में कांग्रेस की ओर से बताया गया जो ईडी और आईटी का जो यहाँ रेट पड़ा है, या फिर जो केंद्रीय स्तर पे जो सीज किया गया अकाउंट को, जिसकी वजह से जो ज़रूरी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, ये भी कारण। हाँ, निश्चित ही आपको मालूम होगा कि हमारे जो कांग्रेस आई की जो पैसा है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, हमारी जितने भी जो पैसा रहते उसको स्विच कर दिए गए। आपको मुझे बताते हुए जो दुखी, जब हमारे पास जो नंबर 1 का जो पैसा आता है पार्टी से, वो पैसा नहीं आ पाया। वो तो हमारी यहाँ की संबंध, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि और यहाँ की जनता की आशीर्वाद के कारण ही मुझे इतना वोट मिला है। अब मुझे कोई एहसास होने नहीं दिए कि आज हमारे प्रत्याशी ब्रिजेश ठाकुर के पास पैसा नहीं है तो हम उनका साथ ना दें। ऐसा हमारे लोगों में वो धारणा नहीं थी। लोगों में बस ये धारणा थी हम अपने प्रत्याशी ब्रिजेश ठाकुर को पैसा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम अपने मेहनत से, हम अपने चाहे 5 रुपये क्यों ना 10 रुपये क्यों ना हो, एक हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का सोच था और उन्होंने किया, जिसके परिणाम से मैं इस लेवल। जी, 2019 में जब चुनाव हो रही थी उस समय यहाँ जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं सभी में कांग्रेस के एमएलए थे, और जब 24 की बात करें तो यहाँ 5 में कांग्रेस और 3 में बीजेपी हैं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं टक्कर जोरदार रहा है। तो भोजराज नाग कितना बड़ा आपके लिए चुनौती था, अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें? अगर मैं व्यक्तिगत भोजराज नाग को कहूँ तो यहाँ की जनता समझ चुकी थी। उनका केवल एक ही डायलॉग था, मैं कोई भी काम नींबू काट कर करूँगा। क्या देश का सबसे बड़ा मंदिर, वहाँ नींबू काटने से अगर सब काम हो जाए तो बिना सांसद बनी हो नींबू काट के हमारे लोकसभा क्षेत्र का वो सेवा कर सकता है। ये सब जनता अच्छी तरह जानती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण था जिसके वजह से मुझे जो परिणाम जो आया, उस परिणाम मुझे जो संतुष्टि होनी चाहिए वो संतुष्ट में हो नहीं पाया। भोजराज नाग जी द्वारा जो एक मुद्दा हमेशा से अपने पास रखे रहे हैं कि हिंदुत्ववादी, धर्म परिवर्तन और सांप्रदायिकता, क्या ये भी उसके पक्ष में एक लहर बना? ये सनातन हिंदुत्व में नहीं, ये तो जब राम राज था उस समय भी तो हर धर्म को अपने अपने मानने के लिए सभी को अधिकार था, चाहे वो कसाई क्यों ना हो। राम राज में भी कसाई अपने धर्म को, अगर उसको मांस काटने का उसका धर्म है तो मांस काटता था। अगर जो हिंदू धर्म है वो हिंदू धर्म अपना करता था। ये तो उन लोग का एक दिखावा है, वोट की राजनीति है। ये तो राम राज से चला आ रहा है। जिसका जो धर्म है स्वतंत्र अपने धर्म को अपना ही है। कांग्रेस इस चीज़ को भुना नहीं पाई है। छत्तीसगढ़ की बात करें, लोगों में अभी कई, मेरे कांकेर लोकसभा के कहना कि आज भी जो अंदरूनी इलाका है उस इलाका में थोड़ी सी जागृति की कमी है। उस जागरूकता को लाने के लिए हमारा प्रयास है और निश्चित ही इस प्रयास में हमें सफलता मिलेगी। जी, अगर बात करें कांकेर लोकसभा क्षेत्र की तो यहाँ लगभग 5-6 चुनाव से बीजेपी की ही सरकार उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं, प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। तो क्या नहीं लगता है कि जो क्षेत्र के विकास होना चाहिए या फिर जिसके ऊपर चुनाव लड़ा जाता है उसमें कितना डेवलपमेंट आया, कितने विकास के काम हो पाया, या फिर ऐसे इस प्रकार से बात करें कि चुनावी मुद्दे क्या थे आपकी ओर से? ये तो दुर्भाग्य है कांकेर लोकसभा का। जब से यहाँ बीजेपी के सांसद बन के आए हैं तब से जो कांकेर लोकसभा का विकास होना चाहिए था वो विकास हो नहीं पाया है। ये तो मेरा एक सपना था, अगर काश मैं अगर इस क्षेत्र से सांसद चुन के आया, अगर आ जाता तो निश्चित ही एक मेरी कार्य योजना थी। उस कार्य योजना के तहत मैं अपने कांकेर लोकसभा क्षेत्र का मैं काम करता और निश्चित वो विकास दिखता। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि बीजेपी की जो सांसद हैं आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किए जो उन्होंने अपने आप में बता सके कि मैंने अपने कार्यकाल में इस काम को करवाया है। आपको क्या लगता है कि किन किन क्षेत्रों में काम करने की भी वर्तमान में ज़रूरत है? आज भी कांकेर लोकसभा की अगर मैं 2-3 विधानसभा के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारा
एक विधानसभा आता है नगरी सिहावा, जो धमतरी जिला का है। नगरी सिहावा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ 2 फॉरेस्ट आता है, एक रिजर्व फॉरेस्ट, एक रिजर्व टाइगर फॉरेस्ट, जिसके वजह से जो हमको काम करना चाहिए वो काम हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरे एक सोच था, अगर मैं सांसद चुनकर आता हूँ तो सबसे पहले तो मैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार की बात है, वहाँ जाकर मैं इस बात को आवाज़ उठाता कि आज जिस जगह में, चाहे टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट की बात कहूँ, वहाँ भी आज निवासरत हैं, गांव हैं, आज वहाँ एक बिजली पोल गड़ाने के लिए भी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में सोचना पड़ता है। एक बार तो अपन रिजर्व फॉरेस्ट में कर सकते हैं, लेकिन टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में ये काम नामुमकिन है। लेकिन मेरा सपना था, सोच था, क्योंकि वहाँ एक बार आपको मैं बताऊंगा कि वहाँ के कम से कम 15 से 20 गांव के लोग धरना प्रदर्शन या चक्का जाम करने के लिए आतुर हो गए थे, लेकिन मेरे आश्वासन के कारण उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन चक्का जाम को नहीं किया। लेकिन आज इस बात को उन्हें भी दुखी है कि हम जो चाह रहे थे हो नहीं पाया, लेकिन इतना है कि होना चाहिए। आज गांव के लोग शहर में आके देखते हैं या और कोई दूसरे गांव में आके देखते हैं, वहाँ कितनी अच्छा लाइट की सुविधा है, वो सुविधा अगर उनको मिल नहीं रहा है, कितनी अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा है अगर वो सुविधा नहीं मिल रहा है, कितना अच्छा शिक्षा की सुविधा है अगर वो सुविधा नहीं मिल रहा, तो सबसे बड़ी दुख की बात है। ये हमारी जो भाजपा की जो सांसद है, ये सबसे बड़ी उनकी कमजोरी है। जी, अब प्रदेश की राजनीति के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जो कि आप कांग्रेस पार्टी की ओर से उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। 72 सीट से 35 सीट में आना, कहाँ चूक है कांग्रेस से? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो हमारा सोच और विचार था, ये लोगों में समझने में थोड़ा लेट हुआ है। जैसा कि बीजेपी का महतारी वंदन योजना और हम लोग लाए थे महालक्ष्मी वंदन योजना, इसमें थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए। जबकि कांग्रेस सरकार 2019 में हमने किसानों का कर्ज माफ़ की बात कहे थे, हमने कर्ज माफ़ किया। समर्थन मूल्य 2500 रुपये की बात किया, समर्थन मूल्य 25 रुपये में दिए। हर लोगों को जो पैसा देने काम हमारे कांग्रेस सरकार ने किया। लेकिन इस समय हमने केवल और केवल एक गलती में कहा, जब वो महतारी वंदन योजना महालक्ष्मी, जिससे महतारी लोग, महिलाएं लोग समझ नहीं पाए उस बात को। बीजेपी का तो एजेंडा था कि चाहे कोई भी महिला हो, उनको हम प्रति माह 1000 देंगे। आज आप धरातल पर जाकर देखिए कि इनको 1000 मिल रहा है, 1000 नहीं मिल रहा है। आज मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी आप ग्राम पंचायत में चले जाइए, किसी महिला को अगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 मिल रहा है, अगर किसी को विधवा पेंशन योजना 500 मिल रहा है, अगर उनको मिला के अगर पैसा दिया जाए तो विधवा पेंशन को 500 प्लस 1000, तो अगर बराबर करें तो 1500 होता है, तो 1500 मिलना चाहिए। ठीक, राष्ट्रीय परिवार सहायता का 300 प्लस 1000, तो उनको 1300 मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी के लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनको जोड़कर 1000 देने काम कर रहे हैं। इस बात को महिला लोग समझ नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ जल रही है, अगर बात करें कवर्धा, बीरनपुर या फिर बड़ौदा बाजार की, इसमें जनता की क्या कसूर है, चाहे पार्टी कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो? यहाँ तो हम साफ साफ यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के बीजेपी के गृह मंत्री है, वो कहा जाए अपने विभाग को संभालने में असमर्थ हैं। मैं तो आज रायपुर शहर की अगर मैं बात कहूँ तो उड़ता हुआ चाकू शहर हो गया रायपुर शहर। आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। आप देख लीजिए, भिलाई के स्कूल 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। आप वहाँ के बलौदा बाजार का घटना देख लीजिए। इतिहास गवाह है कि आज तक हिंदुस्तान में कलेक्टर और एसपी का कार्यालय नहीं जला है, और वहाँ वो घटना हो चुकी है। सूरजपुर के तत्काल देख लीजिए, एक निर्दोष हवलदार की उसकी पत्नी उसकी बेटी को घर से निकाल कर मारे, लेकिन बीजेपी आंख बंद कर मुंह को बंद कर मुख दर्शक बन के बैठी हुई है। ये तो छत्तीसगढ़ मतलब जल रही है अपराध से, लेकिन यहाँ की जनता को हम क्या के समझ कब पाएंगे? इन लोग को समझना चाहिए, और इस हिसाब से तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देनी चाहिए, लेकिन ऐसा गृह मंत्री इस्तीफा भी दे नहीं पा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसी कार्यक्रम में सर हमारा इंटरव्यू उनके साथ हुआ था, विजय शर्मा जी के साथ, तो उनका कहना था कि अब छत्तीसगढ़ में कानून का राज होगा
और जहाँ जहाँ कानून की स्थिति बिगड़ी हुई है उसके पीछे कांग्रेस कहाँ थे? गलत कहना है। आपको मैं बता दूं, आप देख लीजिए कांग्रेस की जब राष्ट्र शासन था उस समय, आप पूरे 5 साल में बता रहा हूँ, एक आध ऐसे घटना बता दें जहाँ ऐसा हुआ होगा, जो आए दिन बलात्कार, आए दिन लूट, आए दिन चोरी, आए दिन आगजनी हो रही है। ये तो मात्र साल भर नहीं हो रहा है बीजेपी सरकार को। हम कितने गिनाएं, मैं तो अगर गिनाने बैठूं तो घंटों लग जाएगा, इतना सारा केस होते जा रहे हैं। रायपुर की बात अब दुर्भाग्य कांकेर जिला क्यों बता रहा हूँ, मुसुरकुट्टा एक गांव का नाम है जहाँ दिन दहाड़े, चाहे वो पिस्तौल का, चाहे नकली पिस्तौल का हो, चाहे असली पिस्तौल के नोक के सहारे उस गांव से लूट लिए, लेकिन कुछ आज तक कुछ उसका था पता नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य बस्तर संभाग के कांकेर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो अब रायपुर जैसे शहर की आप बात छोड़िए, आप तो रायपुर से आए हुए हैं, आपको मालूम है कि कल परसों घटना देखिए, 20 लाख की उठागिरी, 5 लाख की उठागिरी, ये कौन सा तरीके है? और आपको मालूम होगा कि 3 दिन पहले भानुप्रतापपुर में एक वीडियो वायरल हुआ है, एक बीजेपी का कार्यकर्ता 5500 का गड्डी अपने गाड़ी में रख के घूम रहा है, उसके प्रति कुछ वो नहीं। अगर वही कांग्रेस के कार्यकर्ता होते या और कोई व्यापारी भाई क्यों ना होते, अगर वही व्यापारी भाई या कांग्रेस कोई कार्यकर्ता होते तो उसके पीछे ईडी की जांच बढ़ जाती। लेकिन आज तक 4-5 दिन हो गए, लेकिन केवल बीजेपी कार्यकर्ता होने के कारण उसका अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। जी, छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाली थी, उसका अचीवमेंट क्या हुआ? कुछ बदलाव दिखा प्रदेश में? आप जैसे आपको बता दूं, हमारे देश के भविष्य राहुल गांधी जी ने पूरा देश में एक भारत जोड़ो पद यात्रा लिखा है, न्याय यात्रा के लिए। ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के हमारे प्रेसिडेंट सम्मानित दीपक बैस ने भी गिरौदपुरी से लेकर रायपुर तक के पद यात्रा के लिए केवल न्याय की पद यात्रा थी। न्याय इसलिए कि गिरौदपुरी से चालू करने का ही एक मकसद था कि वो गिरौदपुरी बलौदा बाजार जिला में आता है, और बलौदा बाजार जिला में इतनी बड़ी घटना जहाँ निर्दोष लोगों को कहाँ जेल में ठूसा गया है। आपको मालूम होगा कि हमारे एक विधायक भिलाई दुर्ग के देवेंद्र यादव, वो केवल और केवल उस सभा में गए थे, ना कि मंच में, केवल सभा में वहाँ के युवा साथियों ने उनको आगाह किया था, बुलाया था कि आप जा रहे हैं विधायक जी रायगढ़, तो क्यों ना हमारे इस सभा में 2 मिनट के लिए आ जाइए। तो उन्होंने केवल अपना औपचारिकता निभाई है, और उस औपचारिकता निभाने के लिए उसे इतनी बड़ी सज़ा, मैं अगर सज़ा ही देने हैं तो वहाँ की जो बीजेपी के जो जिला भाजपा का अध्यक्ष है, क्या मधुसूदन कुछ नाम को मैं भूल रहा हूँ, उनके प्रति क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा है? हाँ, उनका कार्रवाई होना चाहिए, उनके पीछे कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ तो केवल चुन चुन कर कि कौन किससे जुड़ा हुआ है उन्हीं लोग को अपराधी। तो वो तो अच्छा है कि 302 नहीं हुआ, अगर एक आध कोई अचानक मर भी जाते तो 302 का भी धारा लागू हमारे देवेंद्र यादव के ऊपर लग सकता था। ये तो अच्छी बात है कि नक्सलाइट मारे जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, तो कांग्रेस को ऐसा क्या लग रहा है कि उनको ये हजम नहीं हो रही है बात? बीजेपी नहीं, कांग्रेस को हजम होने वाली, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो बैकफुट पे थी ऑलरेडी। कांग्रेस ये बोल रही है कि जो निर्दोष आदिवासी उनको मारा जा रहा है, उनको नक्सलाइट बताया जा रहा है। ये कांग्रेस का पक्ष है, और बीजेपी उसको बोल रही है कि वो नक्सलाइट है, जो कांग्रेस का मोह है नक्सलाइट के प्रति वो कम नहीं हो जाए। मैं आपको बता दूं, एक हमारा अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ लगभग 5 निर्दोष लोग को मारे गए थे। उसमें मैं भी जांच कमेटी में था। मैंने तो दूसरा दिन गया था, उनके घर में गया था। उन्होंने केवल कुछ कार्य करने के लिए, घरेलू कार्य करने के लिए उस जंगल में मिलता, उस जंगल की ओर उन्होंने दाल चावल लेके गया था। इतना दूर था कि ताकि हम लोग जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य को हम लोग पूरा करने के लिए समय लगेगा, तो हम लोग वहाँ अपना दाल चावल जो भी रखे होंगे उसको बना खाएंगे और दूसरा दिन हम लौटकर वापस आएंगे। ये गांव वाले के लोगों का और परिवार वाले का कहना है कि इन लोग केवल अपने गृह कार्य के लिए, जो रस्सी हो, जो भी घरेलू कार्य के लिए, उस लेने के लिए जंगल गए थे, ना कि वो नक्सलाइट थे। लेकिन वो मुठभेड़ हो गया, अब को शो करना है,
तो 100 कर दिए। एक्चुअल में वो नक्सलाइट नहीं थे वो। क्या इस प्रकार की घटनाएं लगातार बस्तर संभाग में हो रही है, जहां आपको लगता है कि कांग्रेस वाकई में उनके साथ खड़ी है और बीजेपी अपनी पीठ थपथपाने के लिए बीजेपी वाकई में पीठ थपथपाने के काम कर रही है। जहां करना चाहिए, अगर इतनी ज़्यादा है तो रायपुर का अपना चाकूबाजी तो बंद कर दें, उठागिरी हो उसको तो बंद कर दे, तो हम मानने नक्सली क्या वो नक्सलाइट नहीं है क्या? वो भी तो नक्सलाइट है क्या? आखिर इंसान तो है ना। सूरजपुर का देख लीजिए, सूरजपुर में जो घटना घटी है, केवल वो हवलदार था, उसकी मिसेस और उसकी बिटिया की क्या गलती थी जिसके कारण से उस के पत्नी और उसकी बेटी को उससे छीना गया। उसके प्रति कितना दुख पीड़ा होगा। उसको पूछने गया? कोई नहीं गया। कांग्रेस पार्टी ने उसको पूछ गया, चाहे कहीं बड़ौदा बाजार की घटना हो, चाहे कवर्धा की घटना हो, कहीं जहाँ ऐसे कुछ बात आती है तो केवल हिंदू मुस्लिम की बात को लाके सामने प्रयास करते हैं। लेकिन इस समय भी सूरजपुर में उन्होंने ऐसे ही करने का प्रयास था, लेकिन उस प्रयास में लोग असफल हुए हैं। जी, भाजपा सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में लगभग एक साल पूरा करने वाली है। क्या लगता है आपको कितना काम हो पाया? क्योंकि अरुण साहू जी का कहना है कि जो वादा किया गया था बीजेपी के द्वारा, उसको 6-7 महीने में पूरा 100% पूरा कर लिया गया है। ये तो छत्तीसगढ़ का एक दुर्भाग्य है कि डबल इंजन की सरकार है। यहाँ के सीएम अपने आप सीएम होने के बाद भी कोई कार्यक्रम में जाते हैं ना तो घोषणा नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। आज पूरे 8-9 महीना हो रहे हैं, आप किसी भी छत्तीसगढ़ की किसी भी पंचायत में चले जाइए, अब उस पंचायत के सरपंच को पूछिए कि बीजेपी सरकार को आए इतने महीना हो चुका है, आपके यहाँ कौन सा काम चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ तो विकेंद्रीकरण नहीं है, केंद्रीकरण है। यहाँ की सरकार केंद्रीकरण, यहाँ तो केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। जब आपने केंद्र से आपको पूरा करना है, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। ये हाल है यहाँ की स्थिति का, छत्तीसगढ़ का। आज दुर्भाग्य है कि कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है, चाहे वो विकास के काम को हो, चाहे बड़े काम को हो। अभी तक मुझे सुनने को देखने को मिला नहीं है। मोदी राज में भारत का भविष्य किस ओर जा रहा है, क्या लगता है आपको? मोदी सरकार की इस राज में भारत का भविष्य किस ओर जा रहा है? मोदी के भारत के बारे में कहा जो दुर्भाग्य है, उन्होंने केवल और केवल सनातन, और वो ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि राम को मैं लेके आया हूँ। हरी राम को वो लेके आएंगे कि राम हमको लेके आए हैं? ये सोचने की बात है। और उतना घमंड हो कि मैं राम को लेके मैं आया हूँ, ये हमारी दुर्भाग्य है कि नहीं है? ये देश को किस ओर ले जा रहे हैं? और कहते हैं देश को मैं 21वीं सदी क्या वो ओर के ले जा रहा हूँ। उनका सोच बहुत ही गलत है। अगर यही तेरा संविधान खतरा में है, वास्तव में अगर उन्होंने एक नारा दिया था अब की बार 400 पार, ये तो अगर 400 पार क्यों नहीं हुआ? एक मैं व्यक्तिगत मेरी सोच है, आपको बता दूं, जो 17C फॉर्म है, अगर 17C फॉर्म को अगर अलाउड नहीं करते तो वास्तव में वो 400 पार था ना, वो 400 पार कर जाते। 17C फॉर्म ने अलाउ किया, जिसके वो चाह कर भी उन लोग कर नहीं पाए। अगर 400 का क्रॉस कर लेते तो निश्चित इस देश का संविधान बदलता। ये सबसे बड़ी हम लोग के दुर्भाग्य थी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा यूपी की जनता को कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर, अक्लमंद का काम दिखाकर वहाँ की जनता ने मोदी को सबक सिखाया है। और जिस जिस जगह में मोदी नहीं किया उस जगह से मोदी चुनाव हारे हैं, मतलब बीजेपी चुनाव हारी है, हमारी कांग्रेस की सरकार वहाँ जीती है। जी, अभी 4 साल है कांग्रेस के पास। इन 4 साल में तैयारी में लगी हुई है कि अभी आराम कर रही है? नहीं, सतह, चाहे मैं संगठन की बात कहूँ, चाहे हमारी बड़े नेताओं की बात कहूँ, सतह अपने संपर्क में लगे हैं। क्योंकि अभी वर्तमान में भी हमारा पंचायत की चुनाव है, नगर निकाय की चुनाव है, उसमें अपन लोग लगे हैं। और आए दिन हम कोई ना कोई छोटे छोटे काम, चाहे ब्लॉक स्तर हो, चाहे जिला स्तर हो, चाहे प्रदेश स्तर हो, हम लोग काम करते जा रहे हैं।
और संगठन को मजबूती प्रदान करने का हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में पुनः कांग्रेस की सरकार यहाँ आए। ब्रिजेश ठाकुर जी अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? मेरी राजनीति भविष्य जीत हार लगा रहता है। ब्रिजेश ठाकुर अभी चुनाव हारा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारा है। अभी ब्रिजेश ठाकुर के पास हिम्मत है और 6 लाख जनता उनके साथ है, तो निश्चित ही उस दौड़ को मैं दौड़ता रहूँगा जब तक मैं अपनी मंजिल को प्राप्त ना कर पाऊँ। जी सर, एक आखिरी सवाल, अगर आप राजनीति में नहीं आ रहे थे तो आप किस फील्ड में रहते? अगर वास्तव में सही कह रहे हैं आप, अगर मैं राजनीति में नहीं रह रहता तो मैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में रहता, लेकिन मेरे भाई साहब लोग ने सभी मिलकर कहा कि हम सभी पांचों भाई नौकरी करेंगे, तो हमारी विरासत का जो इतना है उसको कौन संभालेगा। इस कारण से मुझे अपना विरासत संभालना पड़ा। अगर वास्तव में अगर मैं विरासत नहीं संभालता तो मैं ज़रूर गवर्नमेंट सर्वेंट में रहता। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर मेरे पास आए और मुझसे बहुत करीब से जानने का प्रयास किया। और मैं यही कहूँगा, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन जनता को अवगत कराइए कि ब्रिजेश ठाकुर की क्या पीड़ा है, और उस पीड़ा को आज आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को बताने का प्रयास किया। निश्चित ही आने वाले समय में वो आम जनता इस बात को सोच ले कि हमें राजनीति में विशेषकर जातिवाद, धर्मवाद पर नहीं आना है, केवल अपने को प्रत्याशी देखना कि वास्तव में हमारा प्रत्याशी कौन है और कौन ऐसा पार्टी है जो हमारे लिए सोचती है, करती है। मुझे इस माध्यम से बताना पड़ेगा कि आज तक बीजेपी किसी किसान के लिए, किसी श्रमिक के लिए, किसी और युवा साथी के लिए धरना प्रदर्शन किए हैं? नहीं किए हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस पार्टी के मैं वो सदस्य को, मुझे सौभाग्य है कि मैं ऐसे पार्टी के सदस्य हूँ जो इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने आप को बलिदान दिए, और वो पार्टी जो अपने नखून तक नहीं कटवा सके वो ऐसा बात करेंगे, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। तो मैं आम जनता से यही कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से अब भी हमारे पास समय है, जागिए और अपने साथ रहिए। तो आप सुन रहे थे ब्रिजेश ठाकुर जी को। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतने ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।